हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीडीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम न्यूज़पेपर थ्रू प्रीमिक्स के अंदर न्यूज़पेपर करेंगे और उसके साथ साथ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनके ऊपर, जो टॉपिक है इनके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे और इनको समझेंगे भी। इससे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं। यहाँ पे करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ का कॉम्बो है हमारे पास। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो इसके अंदर अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम से पहले पहले, आप ज्वाइन कर सकते हो। तीनों का कम्बिनेशन है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं तो यहाँ पे जीएस के लिए क्रैश कोर्स अलग से भी प्रोवाइड किया गया और करंट अफेयर के लिए भी अलग से कोर्स है। मतलब हर एक स्टूडेंट की अलग अलग नीड होती है, अपनी नीड के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्टेड फ्लाइट कैरिंग पिलग्रिम्स फ्रॉम आइदर साइड अंडर 1974 प्रोटोकॉल एक्सचेंज एग्रीमेंट। Second, recently Pakistan's refusal to use its airspace during Srinagar-Sharjah flight is a violation of second freedom of air right. Third है freedom of air principle laid down by Chicago Convention in 1944. ये क्वेश्चन दोस्तों, अब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये है आज का न्यूज़पेपर, ये है नवंबर 9 to 11 नवंबर, यहाँ पे जो हमारी वीडियो थी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला पोर्शन वहाँ से है। तो मतलब करंट अफेयर का ही कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए अलग अलग करंट अफेयर को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे अगर हमारा आंसर आएगा थर्ड, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। कैसे रॉन्ग है यहाँ पे देखते हैं। ये था द हिंदू के अंदर, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल। यहाँ पे अगर बात करें तो पाकिस्तान सेंड इंडिया प्ली बाय हिंदू बॉडी। यहाँ पे बेसिकली क्या है, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है, उसने इंडिया को प्रपोजल भेजा है। उसने भेजा है कि हिंदू मुस्लिम सिख जो पिलग्रिम्स हैं वो एयर के थ्रू ट्रैवल कर सके एक दूसरी कंट्री के अंदर। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे इनके अच्छे कोई रिलेशन हमारे पाकिस्तान के साथ है नहीं। इससे पहले भी यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ था, जो श्रीनगर से शारजा को फ्लाइट जा रही थी, ठीक है दोस्तों, अब वो पाकिस्तान को ऊपर से क्रॉस कर रही है, तो उसकी एयर स्पेस को तो यहाँ पे पाकिस्तान ने उसको जो बंद कर दिया था, डिनाई कर दिया था परमिशन देने को, ठीक है। तो अब जब पाकिस्तान का इतना बड़ा भाई उन्होंने ये काम किया, तो हम कैसे परमिशन दें, ये आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। अगर पॉलिटिकल विल रही तो हो सकता है। यहाँ पे बात करें कि अभी रूट क्या है, अभी लैंड रूट ही है दोस्तों, जो 1970 प्रोटोकॉल एक्सचेंज एग्रीमेंट के अंदर वाघा अटारी बॉर्डर के पास है। तो यहाँ पे वाघा अटारी बॉर्डर के थ्रू जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था इसी प्रोटोकॉल एग्रीमेंट को लेके एयर का, तो एयर वाला नहीं है। 2019 के अंदर जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर फ्लाइट वगैरह है, एयरलाइन है, उसकी फ़्लाइट जो है वो सस्पेंड हो गई थी। उसके बाद अगर ये होता है तो जो पिलग्रिम्स को कैरी करती है फ़्लाइट, वो पहली बार होगा अगर ये पॉसिबल होता है। खैर अभी तो है नहीं, तो यहाँ पे इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके यूपीएससी पुरानी इन्फॉर्मेशन के कटेक्स्ट के अंदर पूछ सकती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। पास्ट न्यूज़ क्या है, जो सेकेंड इसके अंदर और स्टेटमेंट थी दो, वो ये है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, श्रीनगर से शारजा की फ़्लाइट जो है वो पाकिस्तान ने डिनाई की थी और ये वायलेशन है शिकागो कन्वेंशन की, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। यूपीएससी अगर मान लीजिए इसी स्टेटमेंट को बॉडी को IATA जो एसोसिएशन है, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी इसके बारे में बात की थी, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकती है इससे। आपने ये चीज़ों को कंपेयर करना है अगर आपने एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी। बैकग्राउंड देखते हैं, तो उस टाइम पे जब मना किया गया, हालांकि बाकी जो हमारी जैसे दिल्ली से मुंबई से जो फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से वेस्ट एशिया को जाती हैं, उनके अंदर यहाँ पे डिनाई नहीं किया गया था ऑब्वियसली, क्योंकि श्रीनगर से उठ रही थी, इसलिए उन्होंने बोला। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं ये राइट है फ्रीडम ऑफ एयर के, ये कहाँ पे दी गई, शिकागो कन्वेंशन के अंदर। यहाँ पे दो टाइप के मेनली राइट है, एक है ट्रांजिट राइट, ठीक है, जो आप मतलब यहाँ पे कोई कंट्री है, पाकिस्तान है, ठीक है जी, यहाँ पे आपने शारजा जाना है, यहाँ श्रीनगर से, तो आप ऊपर से जा रहे हो, पाकिस्तान से लेना देना नहीं, ऊपर से आप उड़ रहे हो, है ना। दूसरा ट्रैफिक राइट्स है, ठीक है, जो आपको पैसेंजर पिक करते हैं। मान लीजिए आपने श्रीनगर से उठे, पाकिस्तान गए, वहाँ से पैसेंजर 2-4 उठाए और उसके बाद आप शारजा चले गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे राइट जो है ना, फ्रीडम ऑफ एयर के, वो कितने टाइप के हैं उसके बारे में बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ एयर की जो राइट है, ठीक है, जो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर है वो क्या है। मान लीजिए आप होम मतलब इंडिया, यहाँ से इंडिया से एयर फ्लाइट उड़ती है और ये है अपना पाकिस्तान, ठीक है, और आपने किसी कंट्री और के
जाना है तो आप यहाँ पे गए ऊपर से उड़ के, आपने कोई पैसेंजर नहीं उठाया नीचे से, कुछ नहीं, आप पाकिस्तान के ऊपर से चले गए, वो है फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर। तो जो हम श्रीनगर से शारजा को फ्लाइट जानी थी उसने पाकिस्तान से ऊपर से उड़ना ही था, है ना, वो कौन सा राइट वायलेशन है, वो है फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये न्यूज़ में है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या बोलता है, मान लीजिए आप यहाँ पे इंडिया से उड़े, ठीक है, आप पाकिस्तान के अंदर रुके, आपने वहाँ पे रीफ्यूलिंग की, पैसेंजर कोई नहीं उठाया, रीफ्यूलिंग की और उसके बाद किसी वेस्ट एशिया के अंदर और कंट्री के अंदर चले गए, तो ये है सेकंड फ्रीडम ऑफ एयर। तो यहाँ पे आप उतर रहे हो रीफ्यूलिंग के लिए। इसके अलावा थर्ड क्या है, थर्ड ये बोलता है मान लीजिए हमारी होम कंट्री है, होम मतलब इंडिया मान लो, यहाँ से आप पैसेंजर उठाओगे किसी और कंट्री के अंदर ड्रॉप कर सकते हो। फोर्थ जो है उसका उल्टा है कि वहाँ से आप पैसेंजर उठा के होम कंट्री के अंदर लेके आ सकते हो। फिफ्थ क्या बोलता है, फिफ्थ बोलता है होम कंट्री, होम कंट्री के बाद मान लीजिए इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, इंडिया, तो यहाँ पे उल्टा बना हुआ है तो इतना समझना, इंडिया है, इंडिया के बाद आप गए उतरे पाकिस्तान में, आपके इंडिया से पैसेंजर उठाए पाकिस्तान के अंदर उतरे, पाकिस्तान से भी आपने पैसेंजर उठाए, ठीक है, और उसके बाद ये सारी फ्लाइट लेके आप वेस्ट एशिया के अंदर थर्ड कंट्री के अंदर चले गए। तो यहाँ पे खास क्या है, यहाँ पे ये है कि जो इंटरमीडिएट कंट्री है ना, मान लीजिए आपने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, रास्ते में आप थाईलैंड या कहीं पे भी रुके, फ्लाइट रुकी, तो वहाँ से भी पैसेंजर उठाए उसमें, ठीक है, जो इंटरमीडिएट कंट्री है जो वहाँ से भी पैसेंजर उठाने हैं इसमें, तो ये राइट यहाँ पे दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 राइट है जो मेन आपको ध्यान में रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट टू आशा वर्कर्स। ठीक है, फर्स्ट है आशा मस्ट प्राइमरीली बी अ वुमेन रेजिडेंट ऑफ द विलेज, preferably in the age group of 18 to 35 years. Second है she should be literate woman with formal education at least 10th class. Third है Asha should be first port of call for any health related demands of deprived section of population. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 all of the above. जैसा आपको पता है आशा के बारे में मेंस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ना, तो यहाँ पे चांसेस है प्री के अंदर भी क्वेश्चन आए। ये है आशा की जो क्राइटेरिया, उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, इन्फॉर्मेशन दोस्तों न्यूज़पेपर में नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है हमें जो ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट की, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ये सारी मिलती है और वहीं से ये क्वेश्चन बना है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 2 and 3। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहाँ पे एज क्राइटेरिया गलत दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ते हैं इसको। फॉर हेल्थ वॉलंटियर्स द फाइट इज 2-fold, वायरस एंड स्टिग्मा। बेसिकली ये दिल्ली के कंटेक्स्ट के अंदर आर्टिकल आया, तो उस कंटेक्स्ट को हम अलग से रखते हैं कि उन्होंने ये बोला कि भाई जैसे बहुत सी जो अपना कोरोना के टाइम पे जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, जैसे आपका आशा वर्कर्स है, तो उनको भी प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है, भाई स्टिग्मा बन गया, तो लोग बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प भी नहीं करते, है ना, आप टेस्ट भी नहीं करवाते, तो लोग अगर हेल्प नहीं करेंगे तो इसको हम कंटेन कैसे करेंगे, ये उसके कंटेक्स्ट के अंदर आर्टिकल है। मेंस के अंदर आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो पेपर 4 के अंदर, कि जो सोशल बिहेवियर है ना, सोशल बिहेवियर इज अ वैक्सीन। अगर आपने कोई याद हो कि जब कोविड आया था तो उन्होंने बोला सोशल बिहेवियर इज अ बिगेस्ट वैक्सीन, है ना, कि भाई आप मास्क लगा के रखो, सब कुछ रखो, तो वो एक बिगेस्ट वैक्सीन है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर पेपर 4 के अंदर ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारी यूज़। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 चीज़ों की बात की गई, आशा की और दूसरा सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि लोग बहुत रूड है, सोशल स्टिग्मा भी है, लोग आगे से उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसके कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे बोला गया। आशा वर्कर न्यूज़ में है तो क्योंकि देखो कोविड था तो आशा न्यूज़ में थी, यूपीएससी ने मेंस में पूछा, अब यहाँ पे प्री के अंदर भी ये क्वेश्चन आया तो आ सकता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे की कंपोनेंट क्या है, एक तो रेजिडेंट होनी चाहिए जिस विलेज की हो, और वहाँ से अराउंड जो एज है वो 25 to 45 ईयर होनी चाहिए। दूसरा 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यूपीएससी बोलेगी मस्ट, भाई इससे कम तो होगी नहीं, जहाँ मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है, आप रिलैक्स कर सकते हो इस प्रोविज़न को, लेकिन उसी कंडीशन में है जब ये क्राइटेरिया वाली वुमेन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं, यहाँ मिलेगी नहीं। अगर मान लीजिए 10th स्टैंडर्ड है, अगर सपोज करो कोई 12th स्टैंडर्ड है, वो विलिंग है कि वो आशा वर्कर बनना चाहती है, तो प्रेफरेंस उसको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे अगर क्या होगा, उनका नॉलेज जो ड्रग किट वगैरह वो डिलीवर उनके उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी और हेल्थ के अंदर ये काम करेंगी। इसके अलावा अगर रूरल एरिया के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे
नॉर्मल क्राइटेरिया है कि 1 आशा वर्कर फॉर एवरी 1000 पॉपुलेशन, जो एक विलेज के अंदर। अर्बन के अंदर ये क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है 1000 to 2500 तक। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है। ये भी याद रखना है कि मैंडेटरी मस्ट नहीं है, वहाँ पे बोला गया है कि इसको आप रिलैक्स कर सकते हो, इस क्राइटेरिया को भी रिलैक्स कर सकते हो। ट्राइबल वगैरह एरिया के अंदर ये प्रोविजन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज पर वन चाइना पॉलिसी, कंट्रीज सीकिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मस्ट ब्रेक ऑफिशियल रिलेशन विद रिपब्लिक ऑफ चाइना। वन चाइना पॉलिसी के बारे में स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू वन चाइना प्रिंसिपल, any country that wants to establish political and diplomatic relation with China must agree to it and not recognize Taiwan as independent country. Third statement under the Taiwan Relation Act, China guarantees defense support for Taiwan. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, all of the above. यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये क्यों डाला गया, पहले ये दोनों चीज़ें हैं, ये आपको यूपीएससी सीधा पूछ सकती है स्टेटमेंट के अंदर ही। ये दोनों, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी दोनों को एक क्वेश्चन के अंदर मर्ज करे, बहुत ही डिफिकल्ट है और यूपीएससी ज़्यादातर इतनी डिटेल में जाती नहीं, लेकिन दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी वन चाइना पॉलिसी ऊपर देगी और नीचे 4 स्टेटमेंट कौन सी सही है, दूसरा वन चाइना प्रिंसिपल देगी, नीचे 4 स्टेटमेंट कौन सा सही है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा है ताइवान रिलेशन एक्ट जो है, इसके कंटेक्स्ट के अंदर डिटेल नहीं आएगी, लेकिन हाँ यूपीएससी पूछ सकती है ये किसके साथ है, कंट्री कौन सी कंट्री के साथ, जो मेनली ये न्यूज़ के अंदर है। ये चीज़ें मैंने आपको बताया, 3 क्वेश्चन हैं, 3, क्योंकि हम क्वेश्चन इसके टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं तो हमने एक ही बनाया, तो एक ही के अंदर हमने 3 क्वेश्चन जो मर्ज किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो अपना आंसर है वो है 1 and 2। ठीक है जी, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। चाइना सेंड्स 52 एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स ताइवान जोन। अब दोस्तों ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा, आपने आईआर के अंदर भी काफ़ी आर्टिकल पढ़े होंगे। जो चाइना ताइवान है एंड वॉर हुआ 1949 के अंदर, उसके बाद जो ताइवान है उसको चाइना बोलता कि भाई तू मेरा पार्ट है, ताइवान कहता कि नहीं हम एक सॉवरन स्टेट है। अब यहाँ पे जापान से लेकर यूएस है, वो भी यहाँ पे इस एरिया के अंदर एक्टिव रहते हैं, काफ़ी ड्रिल करते हैं। तो चाइना भी क्या करते हैं, यहाँ पे एयरक्राफ्ट भेज दिए उस जोन के अंदर, है ना, और जोन के पास, ताकि अपनी थोड़ी सी वहाँ पे पावर दिखाने के लिए, ठीक है, तो काउंटर करने के लिए, ऐसा उनके ही न्यूज़पेपर ये बोलते हैं। उसके बाद चाइना लेके आया 1 country 2 system, कि भाई एक ही कंट्री है, 2 सिस्टम अलग अलग गवर्नमेंट हो सकती है। तो ताइवान ने बोला कि थैंक यू वेरी मच, हम इसमें नहीं खेलते। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 2 पॉलिसी है, चाइना की वन चाइना पॉलिसी है। ये क्या बोलती है, इसका मतलब है कोई भी कंट्री अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन करना चाहती है चाइना के साथ, है ना, मतलब जो मेन लैंड चाइना है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको रिलेशन ब्रेक करना होगा ताइवान से। ठीक है जी, ताइवान से अपना रिलेशन ब्रेक करना होगा। ठीक है, दूसरा वन चाइना प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या बोलता है कि आपको ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करना। पहले के अंदर क्या है कि आपको ताइवान से रिलेशन ब्रेक करना है, इट मीन्स कि वो वहाँ पे रिलेशन जो ताइवान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे बोला गया कि ताइवान जो है वो हमारा ही पार्ट है, आपको उसको इंडिपेंडेंट जो कंट्री है रिकॉग्नाइज नहीं करना। हालांकि जो न्यूज़पेपर या कहीं इधर उधर देखोगे आपको वन चाइना प्रिंसिपल और वन चाइना पॉलिसी के अंदर कोई डिफरेंस वहाँ पे बताते नहीं है, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर ये डिफरेंस बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा है ताइवान रिलेशन एक्ट। यहाँ पे क्या है, यूएस जो है वो मेंटेन करता है ऑफिशियली, जो डिफेंस वगैरह उसको सप्लाई करता है ताइवान को। तो यहाँ पे यूएस एंड ताइवान का जो मेजर रिलेशन है, इसी के चलते ही चाइना भी थोड़ा सा अपना अग्रेशन वहाँ पे शो करता है। ठीक है दोस्तों, 4th क्वेश्चन देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 एम्स फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, ESDM। ठीक है दोस्तों, टू अचीव टर्नओवर of $400 billion by 2030. Second, electronics manufacturing cluster scheme aims to provide support for creation of world-class infrastructure. Third, electronic manufacturing cluster scheme is implemented by Ministry of Commerce and Industry. ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछेगी कि जो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 है उसका एम क्या है। वहाँ पे आपको 2-3 स्टेटमेंट होगी, ध्यान से इसको सुनना। 4 स्टेटमेंट हुई तो बाकी 3 तो आप निकाल लोगे, जो आप फंसोगे वो इसके ऊपर फंसोगे। बाकी स्टेटमेंट क्या होगी कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमोट करना है, आपने मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, ये वो पॉलिसी के अंदर चीज़ें लिखी होती है ना। मेंस के अंदर भी आप आंसर लिख रहे हो, तो अगर आप मान लीजिए आपको पॉलिसी के बारे में नहीं पता तो आप वैसे ही अच्छी चीज़ें मिड वे यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता तो छोड़ना नहीं, क्वेश्चन वैसे ही करना है कि इलेक्ट्रॉनिक को प्रमोट कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करना है ना, इंसेंटिव देने हैं गवर्नमेंट द्वारा, ये वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपने बोल देनी है।
तो यहाँ पे आपको इसी स्टेटमेंट के ऊपर आपने फंसना है, इसके अलावा यहाँ पे कोई फंसोगे नहीं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम के ऊपर, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दोस्तों जो आपकी स्टेटमेंट है उनके अंदर किस टाइप से यूपीएससी उनको मोल्ड कर सकती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन जब आप कलेक्ट करते हो वहाँ पे वो कैसे, कई बार होता है कि हमने इन्फॉर्मेशन ली, भाई हमारे पास तो है इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी के एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम उसको इंप्लीमेंट उस तरह से नहीं करते। ये आपने ध्यान रखना है। अब मैंने बोल दिया कि ये इस पे आप फंसोगे तो आप इस स्टेटमेंट के अंदर, पॉलिसी के अंदर ये चीज़ पक्का याद करोगे कि यार ये वाली इसके अंदर ये टारगेट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना आंसर है 2 ओनली। यहाँ पे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री आपने ध्यान रखनी है, उसके अलावा ये टारगेट ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया कैन मेक $300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स बाय 2026। अब ये गवर्नमेंट ने बोला पहले भी हमारा जो 2025 तक का जो पॉलिसी के अंदर, जो 2019 पॉलिसी के अंदर ये टारगेट है, तो हमने क्वेश्चन के अंदर 2030 लिखा था। यही चीज़ है जहाँ से अगर पॉलिसी के अंदर एक क्वेश्चन घुमाया जाता है प्री का, वो आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये टारगेट था, अब कोविड की वजह से और बाकी भी थोड़ा सा डिले हो गया, तो हमने इसको क्या किया है, थोड़ा सा टारगेट को 300 तक हम पहुँच जाएंगे बाय 2026। यहाँ पे इसके अलावा और क्या है, क्वालिटेटिव, बहुत से नॉन टैरिफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भाई बहुत सी प्रॉब्लम है, क्वालिटी की कमी है ना हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। क्वांटिटेटिव है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह इतने नहीं हो रहे। ठीक है दोस्तों, तो जिसकी वजह से बहुत सी हमारे प्रॉब्लम आ रही है। चाइना का माल है वो सस्ता है, वो हालांकि ये भी अभी बोला गया कि बहुत से जो चाइना के अंदर अब लेबर का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए जो इंडिया है एक बेस्ट स्पॉट है, अगर इंडिया उसको कैप्चर कर पाए बहुत सी कंपनी इंडिया के अंदर आ सकती है। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर मैंने बोला आपको एक स्टेटमेंट याद करनी है, वो है 400 बिलियन बाय 2025। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर और क्या क्या है, सॉवरन पेटेंट फंड बनाएंगे। ये मतलब बेसिकली स्टेट ओन्ड फंड होगा। ठीक है, जिसके अंदर आईपी एसेट वगैरह खरीदे जाएंगे, ताकि हमारे जो पेटेंट वगैरह हमारा होगा तो हम उसके थ्रू उसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़ा सकती है। तो जितना पेटेंट के लिए अप्लाई करोगे, मतलब जितना कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी, उतना ही वो कंट्री बहुत आगे जाती है। अगर आप इंडिया और चाइना कंपेयर करोगे, भाई चाइना तो बहुत से पेटेंट जो है वो अप्लाई करता है, इंडिया तो इतने अप्लाई नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक स्कीम है इसको प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम। यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या काम करना है, स्कीम का क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है ना। इसका 2.0 जो वर्जन है 2019 के अंदर जो पॉलिसी आई थी उसी के को अलाइन करता है। और इसके अंदर क्या है, 2 चीज़ें बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाएंगे, जो ज्योग्राफिकल एरिया पर्टिकुलर वहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे ताकि तेज़ी से वहाँ पे प्रोडक्शन हो। कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे, जैसे इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह है ना, वो सारे वहाँ पे उसके कनेक्शन दिए जाएंगे, आपस में इंटरकनेक्ट भी किए जाएंगे। तो फिलहाल आपने क्या इसमें याद करना है, ये वर्ड याद करना है, दूसरा ये करना है। ठीक है दोस्तों, इतना काम करना है। तो अगर आप देखेंगे 100% अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसमें से 40% हमारे काम की होती है, 30% हमें वो समझने के लिए। अगर मान लीजिए आप अपनी तरफ से पढ़ रहे हो तो आपको 70% इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, 30% आपने वहाँ से निकाल देनी है। 70% आपको पढ़नी है ताकि आपको कुछ समझ आए। क्या समझ आए, वो 40% जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बस यही हमने ध्यान रखना है। यूपीएससी के लिए सिर्फ 40% इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। न्यूज़पेपर में बहुत सी चीज़ें आती है, बहुत सी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, बहुत सी चीज़ों के आप सिर्फ हेडिंग पढ़ सकते हो। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, किस तरह क्वेश्चन मिलते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल। सिंपल क्वेश्चन, सीधा, बोलिविया, पेरू, अर्जेंटीना, चिली। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आएगा आपको, और यहाँ पे अगर आपको आता है तो आपके मार्क्स है भाई, सिंपल है। 2 3 4 1 2 3 1 3 4 1 2 4। तो यहाँ पे 3 है ABC। ठीक है जी, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली। ठीक है दोस्तों, ये है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन पेज के अंदर आया, तो सर ने यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर भी इसको डिस्कस किया होगा, है ना। तो यहाँ पे सर्बिया के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि लिथियम जो माइनिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। क्यों प्रोटेस्ट हुआ मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे रियो टिंटो जो एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसने वहाँ पे राइट लिए और यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट की। लोगों ने बोला, प्रोटेस्ट किया, भाई बहुत से जो यहाँ पे एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है, स्पेशली यहाँ पे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है। मेंस के अंदर याद रखना, ये एग्जाम्पल है। अब किसी स्टूडेंट ने कल कमेंट के अंदर बोला था कि सर अब मेंस के भी एग्जाम्पल साथ साथ में कराते जाओ, तो ये आप याद रखना, 2-3 यहाँ पे एग्जाम्पल हमें मिल जाती है। इसके अलावा कल एक क्वेश्चन था एलिफेंट वाला,
है ना, एलिफेंट की यहाँ पे पॉपुलेशन पूछा था तो 60% जो था वो वाला, वहाँ पे एशियन एलिफेंट है तो उसके अंदर जो थोड़ी सी मिस्टेक थी स्टेटमेंट के अंदर ही, वहाँ पे एशियन डाला नहीं हुआ था आगे, तो वो आपकी जो करेक्ट कर दी गई है पीडीएफ के अंदर वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिथियम, अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो इसलिए उसको वहाँ पे प्रोटेस्ट काफ़ी चला। आपने याद रखना है कि जो मेंस का जो एस्पेक्ट है इसका डिटेल वो तो सर बताएंगे, आपको क्या याद रखना है कि जो वाटर पोल्यूशन है, यूपीएससी ने पूछी लिथियम माइनिंग जो है ना, वो क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, 2 स्टेटमेंट दे दी, तीसरी में बोला कि इससे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, यस हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सर्बिया के 2 कंट्रोवर्शियल लॉ हैं, प्री के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं आपको आइडिया दूंगा, क्यों, क्योंकि भी आप सोचोगे सर ने ये आर्टिकल बताया तो इसके अंदर जो इनके बारे में बताया नहीं, प्री के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूँ, में इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके। लॉ ऑन रेफरेंडम, यहाँ पे क्या है कि कोई भी सिटीजन जो है जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एनवायरनमेंट पोल्यूट कर सकते हैं उसके लिए उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। एक्सप्रोप्रिएशन लॉ है, ये क्या करता है, गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे और एम्पावर करता है कि वो प्राइवेट लैंड को एक्वायर कर दे, क्योंकि भाई इंडिया के नहीं है तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लिथियम के बारे में पढ़ते दोस्तों, Li सिंबल है, आपको पता है, एटॉमिक नंबर 3 है, सिल्वरी सॉफ्ट है, ठीक है जी, अल्कली मेटल है और हाईली फ्लेमेबल है, इसलिए इसको मिनरल ऑयल वगैरह के अंदर स्टोर रखते हैं। एप्लीकेशन क्या है, बहुत सी यूपीएससी इंडस्ट्रियल के अंदर बहुत एप्लीकेशन है, ये आपने याद करनी नहीं है, हाँ, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आएगी तो आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे, हाँ ठीक है यार, यहाँ पे जैसे लिथियम ग्रीस लुब्रिकेंट वगैरह है ना, इसके अंदर यूज़ होता है, हो सकता है यूज़, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई यूज़ ही नहीं होगा, इसके अलावा बैटरी के अंदर यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट याद क्या क्या, ड्रग, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, है ना, यहाँ पे भी इसका यूज़ है, बस ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आएगा आपको नहीं यार ड्रग के अंदर लिथियम क्या क्या हम बॉडी कंज्यूम करेंगे या कुछ ऐसा, है ना, तो वो आपने याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पे बता देता हूँ, यूरेनियम, आपको यूपीएससी पूछेगी यूरेनियम जो है 0% से थोड़ा सा भी आगे, थोड़ा सा ज़्यादा भी पानी के अंदर हुआ तो वो पानी जो है वो पीने लायक नहीं है या यूज़ करने लायक नहीं है, तो वो स्टेटमेंट भी गलत है, उसकी भी एक लिमिट होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। लिथियम ट्रायंगल कौन सी है, ABC, हमने ऑलरेडी बताया। तो ये एरिया है दोस्तों, यहाँ पे लिथियम काफ़ी हमें देखने को मिलता है। अगर हम 2019 का बात करें तो यहाँ पे इसके मुताबिक रिजर्व जो है वो चिली के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे अर्जेंटीना भी काफ़ी ग्रो कर चुका है, तो लेकिन 2019 का यही हमें थोड़ा सा ऑथेंटिक मिलता है, आगे आगे इसके अंदर वो कुछ चेंजेज आएंगे तो हम करते जाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी इन्फॉर्मेशन जब उठाओ वहाँ से जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो या मतलब ऑथेंटिक हो, तभी फ़ायदा है, अदरवाइज वहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो अपने नोट्स बनाते जाओ और कैसे स्टेटमेंट आती हैं, जैसे हमने कोई स्टेटमेंट घुमाई है उसके अंदर मैंने आपको एक वर्ड बताया कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूपीएससी घुमा सकते हैं, उसको आपने हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स के अंदर, बस ये काम करना है, आप देखोगे बहुत ईजी हो जाएगा प्री आपका क्लियर करना। सो दिस इज़ ऑल, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।